जय हिंद दोस्तों। आज हम दोस्तों जीएसटी की क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। पर आप हर बार रिवीजन करा देते हो, बार बार रिवाइज कर बेटा, बार बार रिवाइज करने से ही चीजें याद होती हैं और समझ में आती हैं। रिपीटिशन ही एक गुरु मंत्र है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स एक गवर्नमेंट को जो अपनी सैलरीज देनी होती है एम्प्लॉइज की, और जो भी खर्चे गवर्नमेंट के होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। हर कंट्री अपने सिटीजन्स पे लगाती है। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपने चिप्स खरीदे, चिप्स पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा होगा। डायरेक्ट टैक्स आपने जो कमाया उस पर फ्लैट टैक्स जो आप दे रहे हो, आपकी सैलरी से डायरेक्ट कट रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है जी? डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल टैक्स पेयर, टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल टैक्स पेयर। फाइनल टैक्स पेयर से ही दोनों लिए जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपकी इनकम से लिया जाता है, ये आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है। चिप्स खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। ये गरीबी अमीरी नहीं देखता, कोई गरीब हो कोई अमीर हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको देना पड़ेगा। ये गरीबी अमीरी के हिसाब से लगता है, ठीक है जी। जीएसटी का स्टार्ट कैसे हुआ इंडिया के अंदर? बहुत साल लगे, फाइनली हमें जीएसटी मिला। बिहार पहली स्टेट बनी जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया। जीएसटी के बेनिफिट क्या है? इट्स अ वैल्यू एडिड टैक्स। हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना है, लेकिन जीएसटी देना है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, चाहे इंटरस्टेट माल बिके चाहे कुछ मर्जी हो, इनपुट मिल जाएगा। बर्डन बॉल बाय फाइनल कंज्यूमर को टैक्सेस देने हैं। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सारा इनपुट हमने अलाउ कर दिया। इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां कंजम्पशन होगी उसी स्टेट के पास रिवेन्यू जाएगा। डेफिशिएंसी इन द प्रीवियस वैल्यू एडिड सिस्टम, पहले क्या था? सर्विस टैक्स का इनपुट वैट में नहीं मिलता था, वैट का इनपुट सर्विस टैक्स एक्साइज में नहीं मिलता था, और भी बहुत बवाल था। उन सबको हटाते हुए सबका इनपुट देना अलाउ किया गया, ठीक है जी। ये सब हो गया अपना। अपने पास जीएसटी के टैक्सेस हैं कितने? 35 जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, 28 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज, टोटल 35 एक्ट है, ठीक है जी। 3 यूनियन टेरिटरीज हैं विद लेजिस्लेचर, बाकी 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर हैं। प्लस साथ में है आईजीएसटी एक्ट और कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन जीएसटी? टोटल 35 एक्ट्स हैं, ठीक है जी। और अगर ये सब लिख दो तो बहुत ही बढ़िया, मजे ही आ जाएंगे पेपर के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एचएसएन के हिसाब से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एसएससी के हिसाब से सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर आ जाती है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम छोटे ट्रेडर्स के लिए 1% फ्लैट टैक्स दो, कोई इनपुट का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, हर बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। नागमणि तेरा पूरा मजा, नागमणि के मजे सिर्फ 10 लाख तक ही मिलेंगे। इसके बाद सुमत प्रसाद अगर आपका दोस्त है तो 20 लाख तक गुड्स और सर्विसेज के मजे ले सकता है वो, ठीक है जी। इसके बाद बाकी जो बचेंगे 20 लाख के गुड्स है, 20 लाख की सर्विस है एंड 20 लाख के गुड्स। बाकी सब स्टेट्स के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एग्जाम्पशन दे सकती है। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, ये हम बाद में कवर करेंगे। फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन, जीएसटीएन क्या करता है? रजिस्ट्रेशन करवाता है, जीएसटी की रिटर्न भरवाता है, और क्या करता है? कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में सेटलमेंट करता है। एमआईएस रिपोर्ट देता है, बैंकिंग नेटवर्क के साथ सारा पेमेंट रिकंसाइल करता है। ई वे बिल की साइट है, ई इनवॉइस की साइट है, इन सब के ऊपर आपका डाटा सारा जो है वो कंपाइल करता है। जीएसपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स लाइक आपका टेली वगैरह, उनका क्या मल मूत्र, क्या उनका यूज है? उनका यूज ये है कि वो आपके डाटा को पंच करेंगे जीएसटी के डाटा में और आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसपी एएसपी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स, सुविधा प्रोवाइडर सॉरी, एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो उसके अंदर ये लिखना है कि भैया ये हमारे को रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, प्लस डाटा जीएसटी के फॉर्मेट में पंच करने में हेल्प कर सकते हैं। कंपनसेशन सेस, कुछ सेस गवर्नमेंट ने लगाया कुछ स्टेट्स को जिनको नुकसान हो रहा था उनको, ताकि कंपनसेशन कुछ पर्टिकुलर टाइम तक मिलता रहे। वो पहले 30 जून 2022 तक था, फिर उसको 2026 तक कर दिया गया। जीएसटी किस किस पे लगेगा? ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी लगेगा। कुछ एक गुड्स हैं, ये हम क्वेश्चंस में और अच्छे से कवर करेंगे, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर क्या टैक्सेस लग रहे हैं ये देख लीजिए। सर्विस टैक्स पूरा एबॉलिश हो चुका है, सर्विस टैक्स अब खत्म हो गया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर अब आईजीएसटी लगता है।
कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है, कुछ कुछ के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, ये प्लीज ध्यान से नोट करनी है। ठीक है जी। रियल एस्टेट सेक्टर को आउटसाइड रखा गया है, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट इन जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी के अंदर, कौन कौन से, ये सारे टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स बच गए हैं, एक एनवायरमेंट टैक्स, एक रोड टैक्स, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनवायरमेंट टैक्स के ऊपर क्या जीएसटी है या नहीं है, या क्या एनवायरमेंट टैक्स सब्स्यूम हो गया जीएसटी में, नहीं हो गया है, आंसर इज नो, ये अभी भी चल रहा है, दीज टैक्सेस आर स्टिल गोइंग ऑन। रोड टैक्स तो दे ही रहे हैं सर, गाड़ी खरीदते हैं। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, आई गेस हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, अब इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरीके के टायर हैं टैक्स के, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिनकी आपस में किसी की एक दूसरे से नहीं बनती। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये बहुत सारे आर्टिकल हैं। 7th शेड्यूल, प्लीज नोट 7th शेड्यूल, इस पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। राइट एंड नोट ऑन 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। तो उसमें 3 तरीके की लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये आपने लिखना है। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 246 ए के अंदर अमेंडमेंट की गई और जीएसटी को लगाया गया। फिर ये सब आप रिवाइज कर लेना। इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर सिर्फ सेंटर के पास पावर है। आईजीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल बी अपोर्शन्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 217 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू इज 59:41। रेवेन्यू कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 59:41। आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग 271 सरचार्ज, सरचार्ज कभी भी जीएसटी के ऊपर नहीं लगेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है जी, सिर्फ इनकम टैक्स में लगता है और वो सिर्फ सेंटर के पास रहता है, मतलब स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन अभी हम और अच्छे से करेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वही 5 आइटम्स को हम जीएसटी में नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, स्टेट्स कभी भी आईजीएसटी नहीं लगा सकते। ठीक है, इंटरस्टेट सेलिंग के ऊपर स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है। कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होगा जी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो होंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट, ये होंगे, प्लस हर स्टेट का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा दे विल बी मेंबर्स। अच्छा जी, इनकी वोटिंग कैसे होगी जी, इनकी वोटिंग ऐसे होगी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3, यानी कि 67% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 33% मोटा माटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 75% मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम मेजोरिटी है तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। अभी तक हमने इतना कवर किया था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3, सर चैप्टर 2 तो खाई गए आप, चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 गायब कर दिया। बेटा चैप्टर 2 डेफिनेशंस का है, जब जब जहां जहां पे भी डेफिनेशंस होगी हम उसको रेफर करेंगे। सप्लाई अंडर जीएसटी, दिस इज द मेन टॉपिक। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है आपके पेपर्स में, चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर देख लो, चाहे आप बीकॉम का देख लो, चाहे आप सीए का देख लो, चाहे आप सीएस का देख लो, चाहे आप सीडब्ल्यूए का देख लो, कोई मर्जी कोर्स देख लो आप, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन 99.9% मिलेगा ही मिलेगा। सप्लाई अंडर जीएसटी, टैक्सेबल इवेंट कब होता है, कब माना जाएगा कि जीएसटी अब लगना चाहिए। मैंने आपको माल बेचा, जीएसटी कब लगना चाहिए, जब आपने मुझे ऑर्डर दिया तब, या जब मैंने माल आपको दे दिया तब, या जब मैंने इनवॉइस काट दिया तब। कुछ समझ में आया। टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन ए टैक्स कंसीक्वेंस। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन और अकरेंस होगी दैट रिजल्ट्स इन ए टैक्स कंसीक्वेंस। बिफोर लेविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट नीड्स टू बी एसर्टेन। कोई भी टैक्स लगाने से पहले टैक्सेबल इवेंट हमें पता करना जरूरी है। It is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. अब आपको पता है कि पहले बड़ा बवाल था, क्या बवाल था सर, एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट कुछ और था, वैट का टैक्सेबल इवेंट कुछ और था, सर्विस टैक्स का कुछ और था, सीएसटी का कुछ और था, सीएसटी और वैट का तो सेम ही होगा। Under the earlier Indirect Tax regime, the framework of taxable event across various areas was subject to varying interpretation, resulting in litigation. लड़ाई होती थी, litigation में मतलब लड़ाई होती थी। Since decades, the controversies largely results to issues like whether a particular process amounted to manufacture or not. ठीक है, ये एक्साइज के अंदर था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगता था। Whether the sale was predetermined sale, क्या ये सेल पहले से ही पता था? Whether a particular transaction was a sale of goods or rendering of service. सॉफ्टवेयर, टैली बिकता था जी, टैली सॉफ्टवेयर है, क्या इस पे गुड्स वैट लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा, इसमें भी बवाल था। ठीक है दोस्तों, जीएसटी लॉज रिजॉल्व दिस इश्यूज बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट।
अब सिर्फ एक टैक्सेबल इवेंट हो गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स नेमली मैन्युफैक्चर, सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, purchase, entry into a territory of state that existed prior to introduction of GST have been done away with। ये सबको हटा दिया, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इन सबको हटा दिया गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। एंड देयर इज ओनली वन इवेंट दैट इज सप्लाई। ठीक है दोस्तों, द जीएसटी लॉ बाय लेविंग टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज डिपार्ट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकली अंडरस्टूड कांसेप्ट्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट अंडर द स्टेट वेट लॉज। इसको भी हटा दिया गया, एक्साइज लॉज एंड सर्विस टैक्स। In the GST regime, the entire value of supply of goods and or services is taxed in an integrated manner। ठीक है दोस्तों, unlike the earlier indirect taxes which were charged independently either on the manufacture or sale of goods or on provision of services। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो था इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन के बाद अब बताइए अब क्या हुआ, जो चेंज आया वो क्या आया। आइए दोस्तों पढ़ते हैं सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 7 के अंदर अपने को जीएसटी का सार मिलेगा। सार, एक सार कहता हूं मैं इसको क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जो आप समझ रहे हो ना वो तो है ही है। इंक्लूड्स का मतलब जहां पे भी लिखा होगा तो भैया जो तुम सोच रहे हो वो तो है ही है, ये और इंक्लूड कर लेना। ये भी लॉ पढ़ने की एक टेक्निक है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल। मैंने एक मोबाइल फोन आपको बेच दिया, जिस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई दैट विल बी टर्म्ड एज सेल। ठीक है जी, ट्रांसफर मैंने अपना स्टॉक एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट किया, ट्रांसफर, सेल नहीं हुआ, एक्चुअल कंज्यूमर नहीं है, मैंने अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेज दिया, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, ट्रांसफर। ठीक है, आगे डिटेल में करेंगे इसको। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जी बार्टर। बार्टर, सर बार्टर को लेना तो बहुत ही जरूरी था, अदरवाइज गवर्नमेंट का तो रिवेन्यू ही मर जाता। सर वो कैसे, बताओ। देखिए मैं हूं सीए, आप हो राशन की दुकान वाले, मुझे घर के लिए राशन चाहिए था। मैंने आपको बोला सर मुझे ना राशन दे दो और मैं आपका ना सीए का काम फ्री कर दिया करूंगा। आप मेरे को राशन फ्री दे दो, मैं आपका सीए का काम फ्री कर देता हूँ। राशन वाला बंदा बोला ठीक है भाई बढ़िया है, ओके। मैंने अपनी सीए की फीस लेनी बंद कर दी इससे। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे पास तो रिवेन्यू तुमने भी देना था और तूने भी देना था, तुम दोनों ने आपस में ऑफसेट क्यों किया भाई? तुम अपना सेल का बिल काटो, तुम अपनी सेल का बिल काटो। बार्टर मतलब आपने गुड्स के बदले कुछ और गुड्स या सर्विस ले ली, किसी बंदे से एक सामान लिया और दूसरा सामान उसको दे दिया और किसी ने भी एक दूसरे को जीएसटी चार्ज नहीं किया। तो इसी चीज के लिए इन्होंने लिखा बार्टर के ऊपर भी सप्लाई माना जाएगा। एक्सचेंज वही सेम एक तरीके से, एक्सचेंज का मतलब काफी हद तक बार्टर ही है। लाइसेंस, कोई लाइसेंस की मैंने आपको बिना पैसे लिए आपको लाइसेंस यूज करने की पावर दे दी। रेंटल, रेंट पे मैंने कुछ आपको जगह दे दी। सर ये तो ऑब्वियसली सप्लाई है, क्यों लिखा गवर्नमेंट ने? दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, इन सब पे ना लड़ाई रहती थी पहले, एक्साइज के टाइम पे, वैट के टाइम पे। तो उसको जस्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना जो आपने सोचा है ना वो तो है ही है, ये भी है। लीज और डिस्पोजल, लीज आपने लीज पे कोई एसेट दिया, और डिस्पोजल मतलब आपने कोई आइटम सेल कर दी, सॉरी फेंक दिया, खराब हो गया, खराब आइटम डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब माल, कुछ पैसा मिला होगा, फॉर ए कंसिडरेशन कुछ मिला होगा, क्या मिला होगा वो भी पढ़ेंगे अभी। बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बाय ए पर्सन, क्या यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन लिखा है? नो, बाय ए पर्सन लिखा है ओनली, टैक्सेबल पर्सन नहीं लिखा। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा पर्सन तो कोई भी हो सकता है, टैक्सेबल पर्सन वो होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा।
तो यहां पे लिखा बाय ए पर्सन, वो रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, सप्लाई में तो काउंट होगा। बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रही है, ठीक है, दैट विल बी अ सप्लाई। आपने अपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया, कोई सेल किया, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने अपना पुराना गोल्ड बेच दिया, मैंने अपना पुराना गोल्ड बेच दिया, क्या इट्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? क्या इट्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? मेरा बिजनेस नहीं है ना, मैं तो सीए हूं यार, सीए आईटीआर भरता हूं मैं, तो मेरे को कुछ गोल्ड बेचना था, तो क्या दैट विल बी टर्म्ड एज सप्लाई? नो, आंसर इज नो, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आज तो सिर दर्द कर दोगे लग रहा है आप, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ के। बच्चों अब सीखने की बारी आ गई है अच्छे से। अब अपने को किस किस की डेफिनेशन कवर करनी है इसके अंदर? सबसे पहले तो गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन, पर्सन, ये 4 डेफिनेशन अपने को कवर करनी है। और अपने ने आपके इजी के लिए यहाँ पे भी लिख भी दिया है, गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन, पर्सन और बिजनेस। 5 डेफिनेशन, पर्सन और बिजनेस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक है। ये 5 डेफिनेशन कवर करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं सीए हूं, मैंने आपकी आईटीआर भरी और आपसे मांगे 5,000 रुपए। आप हो मिस्टर राम, ठीक है जी। मैंने आईटीआर भरी, आईटीआर भरी, क्या तब जीएसटी एप्लीकेबल होगा? और कभी दोबारा जीएसटी तो नहीं लगेगा? मुझे 5,000 रुपए मिले, उस पर दोबारा जीएसटी तो नहीं लगाऊंगा? क्या 2 बार जीएसटी तो नहीं लगेगा? जीएसटी सर, पहले तो मैंने आईटीआर भरी, टैक्सेबल इवेंट हो गया। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब इंक्लूड्स है, वैसे भी सप्लाई हो गया। फिर दोबारा मेरे को पैसे मिले, कंसीडरेशन भी आ गया। सर उनको दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, उन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। अच्छा सर, बट एक बात बताओ, जीएसटी 2 बार लगेगा कि 1 बार लगेगा? आपने तो कंफ्यूज कर दिया है सर। इसके लिए अपने को डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, वहां पे क्या लिखा है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं अब गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? सर ये डेफिनेशन का चैप्टर भी पहले समझाओ कि डेफिनेशन का चैप्टर बनता कैसे। देखो दोस्तों, डेफिनेशन शुरू होती है ए से, ए से चालू हो जाती है डेफिनेशन बननी, ए बी सी डी, फिर आखिरी में जाके जेड आएगा। अब अपनी गुड्स की डेफिनेशन जी से है। पहले एक बात बताओ, गुड्स की डेफिनेशन पहले आएगी या सर्विस की डेफिनेशन पहले आएगी? सर ए बी सी डी ई एफ जी, जी पहले आ रहा है ना, एस बाद में आ रहा है, तो इसीलिए गुड्स की डेफिनेशन पहले आएगी, सर्विस की डेफिनेशन बाद में आएगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, दोस्तों इसको कहते हैं सबसेक्शन 52 को सबसेक्शन कहते हैं, 2 को सेक्शन कहते हैं। इसको पूरा कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ठीक है। क्या कहता है ये? सेक्शन का जो छोटा भाई है उसको कहते हैं सबसेक्शन, इसके बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज। अगर ये ऐसे लिखा होता ऐसे, तो इसको कहते हैं क्लॉज, इसको कहते हैं सब क्लॉज। ये एक पूरा सेक्शन सबसेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है जी। अब गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है जी। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को इसने बाहर कर दिया। सर इसका मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। जब भी मनी और सिक्योरिटीज आपस में एक्सचेंज हो रही है तब कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर रिमूवेबल कवर हुआ क्या? एक बार ध्यान से नोट करो। थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो लैंड से अटैच्ड है,
which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. सप्लाई होने से पहले हुई, severed before supply और under a contract of supply, या under a contract of supply में वो हुई. दोबारा, every kind of movable property other than money and securities. अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन, other than money and securities. सर एक बैंक है, चलो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, रुको पहले सर्विसेज भी कवर क्लियर करते हैं. दोस्तों सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो? सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो? सर नहीं, ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते हो भाई. एक तो चीज पता है, जो गुड्स नहीं होगा वो सर्विस है. जो गुड्स नहीं होगा वो सर्विस है. जो गुड्स नहीं होगा वो सर्विस है. सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है. मनी एंड सिक्योरिटीज, सर मनी एंड सिक्योरिटीज यहां भी लिख दिया, कभी बाद में कोई लड़ाई करने लग जाए भाई गुड्स नहीं था, मनी पैसा माल, गुड्स नहीं था, सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट ने यहां पे भी क्लियर कर दिया, मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. तो ये चीज तो याद ही कर लो घुट्टा मार के भैया. अच्छा पेपर के अंदर कंफ्यूजन पता क्या होगी कि गुड्स की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है अदर देन सर्विसेज, या सर्विस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है अदर देन गुड्स. इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं. ए से लेके जी तक सर्विस नहीं आ सकता, पहले गुड्स की डेफिनेशन आएगी. तो गुड्स बोलेगा सिर्फ क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और सिक्योरिटीज, और ये बोलेगा अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. ये बाद में आ रहा है, इसकी डेफिनेशन बाद में आ रही है. बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी. अरे बाप रे सर, कुछ तो लफड़ा है, मनी की बात दोबारा आई है सर, प्लीज ध्यान से देखो ना, कुछ तो मतलब है. और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन. आप गए यूएस डॉलर लेके, भैया मुझे आईएनआर दे दे, उसके बदले में मैं 5 रुपए कमीशन चार्ज कर रहा हूं. इट्स कन्वर्जन बाय कैश, हमने यूएस डॉलर के बदले आईएनआर कन्वर्ट किया, और बाय एनी अदर मोड, बैंक ट्रांसफर वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कैश ही चाहिए आपको. आपने कहा मुझे यूएस डॉलर अमेरिका में ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक ने आपके बैंक में चार्ज लगाया 500 रुपए और आपके यूएस डॉलर ट्रांसफर कर दिए, वो 500 रुपए में जीएसटी लगाना है भैया. बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, हम यूज ऑफ मनी कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में या किसी और करेंसी में. Its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency for which a separate consideration is charged. देखो दोस्तों, आपने $100 बाहर ट्रांसफर करे, उस पर जीएसटी नहीं देना. आपने $100 की एवज में बैंक को 500 रुपए कमीशन दी, उस पर जीएसटी लगना है. पकड़ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है? सर समझ में तो आ रहा है. अब एक बार गुड्स की डेफिनेशन दोबारा दिखा दो सर. गुड्स की डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लीजिए. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नीचे लेकिन इनडायरेक्टली कर गए. थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दिया जाए. वहां पे सर्विसेज की डेफिनेशन में अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन अभी हम शॉर्ट में कर लेंगे. दैट इज मेजरली शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स. इनके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए ना दोस्तों. आपने शेयर खरीदे उस पर जीएसटी लगा दो, वाह 18%, 5% जीएसटी लगा दो. हर बार जब भी शेयर सेल परचेज करोगे जीएसटी लगा दो, वो पॉसिबल नहीं था. सिक्योरिटीज को इसीलिए जीएसटी से बाहर रखा गया है. विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. ठीक है जी, अब मैं दोबारा से आता हूं सर्विस के पोर्शन पे अपना. ठीक है जी, इट इज क्लैरिफाइड दैट द expression services includes facilitating or arranging transaction in securities. अब बताइए सर, अब मैंने डीमैट खोला जी जीरोधा में. जीरोधा वालों ने मुझसे कमीशन चार्ज करी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस कराने के लिए 500 रुपए. क्या उस पे जीएसटी लगेगा? शेयर्स आपने खरीद दिए 5 लाख रुपए के, हम उस पे जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीरोधा की कमीशन.
जो है 500 रुपए, जीरोधा की कमीशन 500 रुपए, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? दोबारा पढ़िए, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। अगर आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, उसकी एवज में आपको कुछ कमीशन मिल रही है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, अब समझ में आया बच्चों? हाँ सर, अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब हम वापस बढ़ते हैं हमारे वहीं पर। तो अब कुछ देखो दोबारा, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक गुड्स दो, सर्विस दो या दोनों दो। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज सब कुछ कवर कर दिया। फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा खुखार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बच्चों, जजमेंट है इसके ऊपर। सर इतना खुखार मत पूछो कि हमारे तोते उड़ जाए। चलिए मेरे को बताइए, एक बैंक है, उसके पास एक वैन है, मोटर वैन, 4 पहियों की गाड़ी, कॉमर्शियल गाड़ी है, सीएमएस की गाड़ी है, कैश ट्रांसपोर्ट करती है। सीएमएस गाड़ी, पता देखा होगा आपने, सीएमएस की गाड़ी होती है, उसमें गन लेके एक बंदा बैठा हुआ होता है जो पूरा माल लेके जाता है, कैश लेके जाता है। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट इन्होंने कॉमर्शियल गाड़ी ले रखी है, कॉमर्शियल गाड़ी है, इसके ऊपर आइडियली जीएसटी का इनपुट अलाउड होता है, कॉमर्शियल गाड़ियों के ऊपर जीएसटी का इनपुट अलाउड होता है। लेकिन क्या इसका इनपुट बैंक को अलाउ होगा या नहीं? क्या बैंक को इसका इनपुट अलाउ होगा या नहीं होगा? सर गाड़ी गुड्स है, गाड़ी गुड्स है, क्या बैंक के पर्पस के लिए वो गुड्स में काउंट होगा? सर्विस की बात छोड़ दो, यहाँ सर्विस की बात हो ही नहीं सकती। एक कॉमर्शियल गाड़ी है, दैट इज अ गुड, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूव हो सकती है। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सर कवर तो हो रहा है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में क्या है? एनीथिंग अदर देन कैश। गुड्स की डेफिनेशन में क्या है? एनीथिंग अदर देन कैश, एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ये है सर्विसेज की। गुड्स में क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, अदर देन मनी, तो यानी कि पैसा इज नॉट गुड्स, मनी, पैसा इज नॉट गुड्स। और जीएसटी के अंदर इनपुट मिलता है किसका? गुड्स और सर्विसेज और बोथ का। ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी अच्छे से करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे आपका मकसद ये था कि गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन हम अच्छे से क्लियर कर ले। मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर, आईएनआर, यानी कि आईएनआर इज इंडियन लीगल टेंडर इज मनी, और एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो मनी। चेक, प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, ये सब मनी है। दोस्तों ये काउंट करना गवर्नमेंट को जरूरी था, मनी की डेफिनेशन को इस तरीके से लिखना जरूरी था। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई, जो भी आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज मनी व्हेन यूज्ड एज ए कंसीडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन। अब जो सीएमएस की गाड़ी है उसके अंदर आईएनआर ही तो जाते हैं, तो क्या वो गुड्स हैं? नहीं, इसीलिए आपने उस एसेट को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज ही नहीं किया, आपने सीएमएस की गाड़ी को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज ही नहीं किया। इसके ऊपर जजमेंट है दोस्तों, और वो इनपुट बैंक को डिसअलाउ किया गया। आप समझ रहे हो कितनी खुखार जजमेंट आई है? मतलब सीरियसली मेरे भी कानों में से धुएं निकल गए यार, ऐसी एक्सप्लेनेशन कैसे हो गई? ठीक है जी, exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value। बहुत छोटी वैल्यू के लिए अगर आप उसको रख रहे हो, that will not be
दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मनी। वो हो सकता है आपने कोई करेंसी बाहर की रख ली छोटी मोटी, दैट इज नॉट मनी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन में गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हमने कर ली फॉर ए कंसिडरेशन। अब हम आते हैं कंसिडरेशन के ऊपर। कंसिडरेशन में क्या लिखा होगा दोस्तों, आप खुद समझदार हो, सोचो, दिमाग लगाओ, जो आप सोचोगे वही एक्ट में लिखा हुआ मिलेगा। अब हम चलते हैं 2.8 पेज पे। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। जो आप सोच रहे हो वो तो है ही है, बाकी इसको इंक्लूड कर लेना भैया जो हम लिख रहे हैं। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसों में पेमेंट करनी है या किसी और तरीके से पेमेंट करनी है, हो सकता है ना बार्टर हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार्टर को भी कंसिडरेशन में कर दिया अदरवाइज बोल के। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, दोस्तों कोमे की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कोमे के ऊपर हल्का सा स्टॉप होना है, ये लॉ पढ़ने की टेक्निक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट, मतलब कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, पेमेंट जो करनी है या होने वाली है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसों में या किसी भी तरीके से, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट, भैया माल ए ने बेचा माल बी को, ठीक है, सी बोला भाई मैं दे दूंगा पेमेंट इसकी, सी उसका जिगरी आ रहा है, ठीक है, मैं गाड़ी खरीद लेता हूं, कोई पेमेंट देगा, जिगरी यार होगा भाई, ऐसे यार बना के रखो सी जैसे, ठीक है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी, कोई सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है उसको इंक्लूड मत करना कंसिडरेशन में। ये पॉइंट आएगा अभी, सब्सिडी वाला पॉइंट हमारा डिटेल में आएगा बाद में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दोबारा समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड, जो कर दी है या करने वाले हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, पैसों में देने वाले हो या किसी भी तरीके से देने वाले हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ के रिस्पेक्ट में आपको वो पेमेंट देनी है, और वो पेमेंट कौन दे सकता है, रिसिपिएंट दे सकता है या कोई और पर्सन दे सकता है, बट कोई सब्सिडी इंक्लूड मत करना, सब्सिडी इंक्लूड मत करना। अगला पॉइंट, कंसिडरेशन इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy. Monetary value of any act, monetary value of any act, कोई काम किया उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू होती है, हो सकती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे रिसिपिएंट ने दिया हो चाहे एनी अदर पर्सन ने दिया हो, बट सब्सिडी को इंक्लूड मत करना। इसके अंदर आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, वो हम बाद में कवर करेंगे, डिपॉजिट वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको जो पेमेंट करनी है वो या आप कर चुके हो वो, दैट इज कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। याद हो रहा है बच्चों, पहले एक बात कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या याद हो रहा है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं? अपने को याद कराना है बच्चों, समझ के याद करना है, चतुर नहीं बनना, रणछोड़ दास बनना है, समझ के याद करना है, ठीक है ना। बुक्स की डेफिनेशन जैसे वो बोलता था ना वैसे ही बोलना है, लेकिन समझ के। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स पेमेंट मेड, कर दी, और टू बी मेड, करने वाले हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, ठीक है, मनी में या किसी और तरीके से, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. The monetary value of any act or forbearance, कोई monetary value कोई act की, in respect of supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, ठीक है।
कोई मॉनिटरी वैल्यू, कोई एक्ट आपने किया है, उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है जी। आइए अब हम वापस आते हैं। अब हमारी गुड्स की डेफिनेशन हो गई, सर्विस की डेफिनेशन हो गई, कंसिडरेशन की हो गई, आगे है जी पर्सन की डेफिनेशन। कौन देगा? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन। कौन इस तरीके के गुड्स और सर्विस की सप्लाई दे सकता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, कौन कौन हो सकता है? हमने कौन कौन से बिजनेस के मॉडल 11th क्लास में पढ़े हैं। कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई एलएलपी हो सकती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, और कौन हो सकती है? कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है, और क्या हो सकता है? कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है। बस जितनी तुम्हारी सोच खत्म होती है गवर्नमेंट उससे ज्यादा लिख के देगी, लोकल अथॉरिटी भी लिखेगी गवर्नमेंट। आइए देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन को। सेक्शन 2 सबसेक्शन है ये 84, पेज नंबर 17। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एन एचयूएफ, और एचयूएफ रह गया ना सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसकी शादी हो गई, जिसको एक बेबी है, ही इज एलिजिबल फॉर मेकिंग एन एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब उसकी फैमिली स्टार्ट हो गई है। ए कंपनी, ए फर्म, ए ट्रस्ट, ए एलएलपी, एओपी और बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों तरीके की इंक्लूड कर दिया। एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल, एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी जीएसटी नहीं छोड़ेंगे हम, सोसाइटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अबव। क्या दोस्तों जो हमने पॉइंट लिखे थे मोर और लेस वही पॉइंट है, एक दो और पॉइंट होंगे मैं भूल गया होगा। ठीक है, क्या वही पॉइंट नहीं थे? पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ था, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन है डिफाइन ए पर्सन, लिख दोगे? सर ये तो अभी याद हो गया, पेपर तक तो हम इसको और अच्छे से याद कर देंगे। बस यही चाहिए दोस्तों। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आ जाते हैं जी बिजनेस की डेफिनेशन पे। बिजनेस क्या होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी आप खुद लिख सकते हो। तो जिसके अंदर भी पैसा आएगा दैट इज बिजनेस। कोई ट्रेड, कॉमर्स, हम कुछ भी करें, कोई धंधा करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ना। अगर मैंने एक राशन की दुकान खोली है तो आई एम डूइंग ए ट्रेड। मैं राशन 100 रुपए का खरीदूंगा, 105 रुपए का बेचूंगा। हाँ 2-3 रुपए जीएसटी ऊपर जोड़ लेना दोनों तरफ, कभी वरना बोल लो 100 रुपए का खरीद के 105 का बेचोगे तो सर प्रॉफिट क्या कमाओगे। ठीक है जी। आइए अब बिजनेस की डेफिनेशन और देखते हैं जी। बिजनेस की डेफिनेशन क्या बोलती है? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूलियरी बेनिफिट, चाहे ये छोटा हो काम या बड़ा हो। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, इससे मिलता जुलता कोई भी काम होगा दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए वेदर नॉट देयर इज अ वॉल्यूम। एक बंदा कहता है जी मैं तो 5 रुपए का ही काम करता हूँ महीने में, 500 रुपए का ही काम करता हूँ महीने में, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा, इतना छोटा थोड़ी होता है बिजनेस। उन्होंने लिखा हुआ है भैया एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो सब क्लॉज ए में है, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम। मैं महीने में चाहे एक ही सेल करता हूँ, फ्रीक्वेंसी आगे, फ्रीक्वेंसी महीने में एक ही बार किया हो, वॉल्यूम महीने में एक ही पीस बेचा हो, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूटी हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो। सर अब आपने खुद ही बोल दिया कंटिन्यूटी हो या ना हो, सर मैंने गोल्ड बेचा, दैट इज अ वंस इन ए लाइफ टाइम बेटा, वो हम रूटीन में नहीं बेचते। कंटिन्यूटी छोड़ो, रूटीन में नहीं बेचते। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स including capital goods and services in connection with the commencement or closure of business। हमने सप्लाई किया या एक्वायर किया क्या? गुड्स, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स।
सर ये क्या बिजनेस हुआ? बेटा क्या हो रहा है, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो दैट इज ऑल्सो फॉर द बिजनेस ना। वो यही बोल रहा है, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीदे इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट, शुरुआत करने के लिए, और क्लोजर ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को क्लोज करने के लिए भी अगर आपने कुछ सप्लाई किया दैट विल बी टर्म्ड एज बिजनेस। प्रोविजन बाय ए क्लब एसोसिएशन सोसाइटी फॉर सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स, ये अभी अगली क्लास में हमारा अच्छे से कवर होगा। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्संस टू एनी प्रीमाइसिस, एडमिशन टू एनी प्रीमाइसिस, सर फन एंड फूड विलेज में जाते हैं हम, मूवी थिएटर में जाते हैं हम, मूवी थिएटर वो हमसे पैसे ले लेते हैं सर पिक्चर दिखाने के नाम के, इस वजह से एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्संस टू एनी प्रीमाइसिस। ओके, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation. Holder of an office, ठीक है, आपने कोई ऑफिस होल्ड किया। एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब, अरे भैया रेस में पैसे लगा दिए, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, अरे यार वो जो बुकी वगैरह होते हैं, और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, and any activity or transaction undertaken by the central government, state government in which they are engaged as public authorities, जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटीज की तरह एंगेज्ड हैं, that will also be termed as business। मेजर पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है, इसके अंदर पूरा याद अच्छे से नहीं रखने की जरूरत, बट समझना जरूरी है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर इट इज नॉट फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट, क्या छोटे मोटा बेनिफिट के लिए किया हो या बड़े बेनिफिट के लिए किया हो, दे ऑल आर बिजनेस। समझ में आ रहा है बच्चों? आइए अब दोबारा बढ़ते हैं। आइए अब आज इतना ही हम रिवाइज करते हैं, आज इसको समिट करते हैं हम दोबारा से। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स की डेफिनेशन में क्या है? अदर देन इमूवेबल, सॉरी, अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, सिक्योरिटीज। सर्विसेज में क्या है? अदर देन क्या? अदर देन गुड्स प्लस मनी प्लस सिक्योरिटीज, ठीक है जी। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे और कवर कर सकते हैं, एग्रीड टू बी मेड। मैंने और तुमने अभी सोचना ही शुरू किया था कि भैया हाँ हम लोग तुमको ये कॉपी बेचेंगे, ये बुकलेट बेचेंगे, तो भी सप्लाई है। एग्रीड टू बी मेड, हमने एग्री कर लिया दोनों ने, मैंने कहा तुम्हें बेचूंगा, हाँ ठीक है, दैट इज सप्लाई, ठीक है। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना, पैसा, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला दैट इज नॉट कंसिडरेशन। एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, ठीक है जी, कोई एक्ट किया ऑफ ए मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। बाय ए पर्सन, पर्सन कौन है जी? इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सब पर्सन है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए, एनी ट्रेड, कॉमर्स, एडवेंचर, वेजर, फलाना ढिकाना, है ना, दीज ऑल आर सप्लाई। आई होप सो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये बेस है, ये पूरे जीएसटी के सप्लाई का बेस है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आगे आप और अच्छे से इसको कर पाएंगे। आशा करता हूं आपके लिए ये क्लास यूजफुल रही होगी। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लग रही है तो डेफिनेटली ये उनके लिए भी यूजफुल होगी। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.